फिर बोले, तुम्हारी बात सुनकर तो यही लग रहा है कि वे जरूर जिन्नात के खानदान की झिंजियां होंगी। हो सकता है कि वे सरदार की शहजादियां हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि रात के आधे पहर इस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने छत पर चलते फिरते जिन्नात को भी देखा है। इसी वजह से हमारे इलाके के लोग रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। फिर उस लड़के ने बुजुर्ग से पूछा, लेकिन वे मेरे रिक्शे में कीमती खजाना छोड़कर ही क्यों गई? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये बात तो मैं भी नहीं जानता बेटा, लेकिन हो सकता है कि वे अपना खजाना लेने तुम्हारे पास दोबारा जरूर आए। अब उनकी मंजिल करीब आ गई थी। हवेली थोड़ी ही दूरी पर थी, लेकिन बुजुर्ग का कहना था कि जिन्नात रात के वक्त दिखाई नहीं देते, पर रात को पूरी हवेली में घूमते फिरते रहते हैं। अब लड़के का ध्यान सिर्फ उन नकाब पोश लड़कियों और खजाने पर था। उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, मामूली सा राशन खरीदा और घर चला गया। लेकिन अब उसका ध्यान रिक्शा चलाने पर भी नहीं था। उसकी अम्मा अलग परेशान थी कि कहीं कोई चोर डाकू उस खजाने की वजह से घर में ना घुस आए। आखिरकार लड़के ने अपने दिल को मजबूत किया और रात में हवेली जाने का फैसला किया। बगैर अम्मा को बताए जैसे ही रात हुई, वह हवेली की तरफ निकल पड़ा। अपने रिक्शे को उसने थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया और पैदल हवेली की ओर बढ़ने लगा। सारी गलियां सुनसान थीं, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। इंसान तो दूर की बात, कोई परिंदा भी पर मारता नहीं दिख रहा था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई छुपकर सब कुछ देख रहा हो। इंसान तो दूर की बात थी, यहां कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। सरफराज के दिल में खौफ तो था, मगर फिर भी वह हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली जो दिन में उजड़ी और सुनसान दिखती थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। सरफराज खुद को एक दरख्त के पीछे छुपा चुका था। तभी अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा खुला और सरफराज ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे से 3 खूबसूरत लड़कियां निकलीं। उनके लंबे सुनहरे बाल थे और उन्होंने रेशमी चोगे पहने हुए थे। वे हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। जैसे ही सरफराज ने उनकी आंखों में देखा, वह पहचान गया कि ये वही जिनजादियां थीं जो उस रात नकाब पोश बनकर उसके रिक्शे में बैठी थीं। सरफराज समझ गया कि उन्होंने उसे देख लिया है। वे उसी दरख्त के पास आकर खड़ी हो गईं जिसके पीछे वह छुपा था। मुझे यहाँ आदमजात की बू आ रही है, एक जिनजादी ने फुसफुसाकर कहा। हाँ, लेकिन भला कोई इंसान यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा? दूसरी जिनजादी बोली, सब जानते हैं कि इस हवेली पर हमारे पूरे कबीले का राज है। सरफराज की सांसें थमने लगीं। तभी तीसरी जिनजादी बोली, चलो अब्बा हुजूर से कहते हैं कि जिनजादों को भेजकर यहाँ की देखभाल करवाएं। जैसे ही वे तीनों अंदर जाने लगी, अचानक सरफराज के पांव पर किसी कीड़े ने काट लिया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वह तीनों एकदम पलटी और उसे घूरने लगी। रिक्शे वाले, तुम इस हवेली के अंदर कैसे आए? एक जिनजादी ने पूछा। कांपती आवाज में सरफराज बोला, मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया। मैं जानता हूं कि यह जिन्नात की हवेली है, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, इसलिए उसे लौटाने आया हूं। जिनजादियों की आंखें चमक उठी। माहपारा जिनजादी आगे बढ़कर बोली, ओह, वो जेवरात? हाँ, हम गलती से अपने रिक्शे में छोड़ आए थे। कहाँ हैं वे? सरफराज ने सफाई दी। मैंने सोचा पहले यह देख लूं कि आप लोग यहीं रहती हैं या नहीं, इसलिए आज उन्हें साथ नहीं लाया, लेकिन आप जब कहेंगी मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा। माहपारा जिनजादी मुस्कुराई। ठीक है, तुम यहां मत आना। अगर हमारे रखवाले जिन्नात ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सरफराज ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिला दिया और तेजी से वहां से निकल आया। घर पहुंचते ही अम्मा ने उसकी खौफजदा शक्ल देख ली। बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? सरफराज ने अम्मा को सब कुछ बता दिया। सुनकर अम्मा घबरा गईं। ये तूने क्या कर दिया? अगर वे जिन्नात तुझे कोई नुकसान पहुंचा देते तो? अमानत तो अमानत होती है, चाहे वह किसी इंसान की हो या जिन्नात की, सरफराज ने कहा। अगली रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सरफराज ने देखा, सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा था, मगर उसकी आंखों से सरफराज पहचान गया कि यह माहपारा जिनजादी थी। क्या मुझे अंदर आने का नहीं कहोगे? माहपारा जिनजादी ने मुस्कुराकर पूछा। सरफराज हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से अंदर आने का इशारा कर दिया। माहपारा ने घर के हर कोने को गौर से देखा। सरफराज संदूक से जेवरात निकाल लाया और माहपारा को सौंप दिए। वह बहुत खुश हुई।
यह मेरे लिए बहुत खास है, उसने कहा। वैसे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जो चीज पसंद आ जाए उसे हासिल करना मेरी आदत है। जैसे ही उसने जेवरात अपने हाथ में लिए, वह अचानक गायब हो गई। सरफराज ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद रात के 12 बजे सरफराज एक सड़क के किनारे खड़ा था। तभी उसे फिर वहीं खनकती हुई हंसी सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा। वो तीनों झिंजादियां फिर उसके सामने खड़ी थीं। एक झिंजादी ने मुस्कुराकर पूछा, रिक्शे वाले, हमें हवेली तक छोड़ दोगे? सरफराज का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही दूसरी झिंजादी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तो ये कितना डरा हुआ है, अभी तो हमने अपना असली रूप भी नहीं दिखाया। तीसरी झिंजादी माहपारा आगे बढ़कर बोली, रिक्शे वाले, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई है। मैंने आज तक किसी इंसान को इस नजर से नहीं देखा। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। सरफराज सन्न रह गया। दूसरी झिंजादी ने कहा, महापारा से दोस्ती कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब सरफराज एक अजीब कशमकश में फंस चुका था। उसे इनकार भी नहीं करना था, मगर हां भी नहीं कह सकता था। अगर उसने दोस्ती कबूल कर ली तो झिंजादियां हर वक्त उसके सामने आती रहेंगी। महापारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां कम करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूं। सरफराज के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसे कोई फैसला लेना ही था। उस जिन्नानी की बात ने उसे हैरत में डाल दिया था, लेकिन फिर उसने अपने दिल की रजामंदी के साथ दोस्ती के लिए हामी भर ली। वो जिन्नानी कहने लगी कि वो चंद दिनों तक उसके घर में रहना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने घर वालों से कोई बहाना बनाना होगा। वो उसके रिक्शे में बैठकर पूरी दुनिया देखना चाहती थी। अब वो दोनों जिन्न चले गए थे, लेकिन महापारा उसके साथ उसके घर जा रही थी। वो खौफजदा था कि कहीं उसकी अम्मा इस लड़की को देखकर घबरा ना जाए, लेकिन वो अम्मा को यह हकीकत नहीं बताने वाला था कि महापारा इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिन्नानी थी। रात के आधे पहर जब वो अपने घर पहुंचा तो अम्मा ने ही दरवाजा खोला। उन्हें अपने बेटे के साथ एक लड़की खड़ी देखकर हैरानी हुई। जब अम्मा ने पूछा तो उसने झूठ बना दिया। ये लड़की उदास हालत में सड़क पर खड़ी थी। बहुत बुरे हालात से गुजर कर आई है, इसलिए कुछ दिन हमारे पास रहेगी, फिर किसी शेल्टर होम में चली जाएगी। उसकी इस झूठी कहानी पर जिन्नानी ने बड़ी हैरत से उसका चेहरा देखा, लेकिन उसने नजरें चुरा ली। वो उसे कैसे बताता कि हमारे समाज में चाहे कोई लड़की हो या जिन्नानी, किसी नौजवान के साथ आधी रात को उसके घर आना अच्छा नहीं समझा जाता। अम्मा ने उसके झूठ पर यकीन किया या नहीं ये तो पता नहीं, मगर उनकी नजरें उस जिन्नानी के गले में पड़े खूबसूरत सोने के गुलूबंद, हाथों में मोटे सोने के कंगन और कानों की बालियों पर टिक गईं। शायद इसी वजह से वो लड़की को शक भरी निगाहों से देख रही थी। अब महापारा उसी के घर में रहने लगी। जब भी वो रिक्शा चलाकर घर लौटता तो वो खुशी से दरवाजा खोलती। फिर अम्मा और छोटी बहनों के सो जाने के बाद वो उसके साथ रिक्शे में बैठकर बाहर निकल आती। वो उसे हर उस जगह ले जाता जहां वो जाना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी अम्मा और बहनों से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन जब वो घर आया तो अम्मा कहने लगी, देखो तो सही ये लड़की कितनी अच्छी है। आज मकान मालिक दरवाजे पर शोर मचा रहा था तो इस बेचारी लड़की ने अपने कानों की सोने की बालियां निकालकर उसे दे दी। मैं तो शर्मिंदा हो गई, मगर मजबूर भी थी। उसकी अम्मा की इस बात ने उसे और भी हैरत में डाल दिया। वो सोचने लगा, ये जिन्नात के शहंशाह की बेटी है, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, इन बालियों की उसकी नजरों में क्या हैसियत होगी। मगर अम्मा की अगली बात सुनकर वो उछल पड़ा। अम्मा ने कहा, तुम इस लड़की से शादी कर लो, लावारिस है, अच्छा है, इसे भी सहारा मिल जाएगा। उसने हाथ जोड़ लिए। खुदा के लिए अम्मा, ये बात उसके सामने मत कहिए। वो अम्मा को कैसे बताता कि वो जिन्नानी उसके पीछे पड़ी थी। ना जाने वो कितने दिन इस घर में रहने वाली थी। फिर एक रात उसका रिक्शा खराब हो गया। रात के 2 बज चुके थे और वो सुनसान सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई दुकान। उसकी गुर्बत उसे फिर से चुभने लगी। तभी दूर से 2 लंबे चौड़े आदमी आते दिखे। वो सीधे उसकी तरफ बढ़े और बोले, क्या हुआ नौजवान, परेशान लग रहे हो? चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसका रिक्शा ठीक कर दिया और कहने लगे, हम किसी के कहने पर यहां आए हैं। जब वो घर पहुंचा तो महापारा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। अब अम्मा के बजाय ज्यादातर वही दरवाजा खोलती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ही इन दोनों जिन्हों को तुम्हारे पास भेजा था मदद के लिए।
अब वो समझ गया कि वो आदमी आधी रात को उस सुनसान सड़क पर क्यों आए थे। फिर एक दिन महापारा कहने लगी, मैं वो झील देखना चाहती हूँ जिसका पानी नीला होता है। वहां मैं आज तक नहीं गई। सोचती हूँ तुम्हारे साथ जाऊंगी तो इस दुनिया को तुम्हारी नजर से देख पाऊंगी, वरना ऐसी जगहों पर हमें टिकने नहीं दिया जाता। वो अब एक खूबसूरत लड़की के रूप में उसके सामने थी। वो उसे उस झील के पास ले गया। महापारा बहुत खुश नजर आ रही थी। उसे पूरा दिन और पूरी रात घुमाने के बाद जब वो थका हारा घर लौटा तो अगली सुबह अम्मा घबराई हुई आई। बेटा, वो लड़की न जाने कहां चली गई। सुबह उठकर देखा तो घर में नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि वो भाग गई हो। वो भी परेशान हो गया, कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई थी। मगर उसने तो कोई गलती नहीं की थी। अगर वो खामोशी से चली गई तो इसका मतलब यही था कि वो अपने कबीले में वापस चली गई थी। फिर एक रात जब वो घर वापस आया तो उसकी अम्मा ने उसे एक खत थमाया। खत में लिखा था, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगर अपना इनाम लेना चाहते हो तो उस दरख्त के नीचे आ जाना जहां पर तुम पहली बार हमसे मिले थे। नीचे जिन जादी महापारा का नाम लिखा हुआ था। नौजवान हैरान रह गया। उसे फिर से वहीं जाना था। अगर वो ना जाता तो महापारा खुद ही यहां आ जाती। उसने फैसला किया कि इस बार रिक्शा नहीं निकालेगा बल्कि पैदल ही वहां जाएगा। रात का सन्नाटा था जब वो उस दरख्त के नीचे पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसके कानों में चंचल हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। दूर से ही रंगीन लिबास नजर आए और वो तीनों झिन्नजादियां हंसती मुस्कुराती हुई उसके पास आ गईं। महापारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो यह रिक्शे वाला कितना अच्छा है। इसने बगैर किसी मुआवजे के न सिर्फ मुझे पूरी दुनिया दिखाई बल्कि एक बार भी शिकायत नहीं की कि उसके हालात कितने बुरे हैं। फिर दूसरी झिन्नजादी कहने लगी, तुम्हारा दिल यूं ही इस नौजवान पर नहीं आया है ना। महापारा हल्के से मुस्कुराई और कहा, हाँ, लेकिन अब मैं इसे और परेशान नहीं करूंगी। मैं इसकी जिंदगी बदलना चाहती हूं। फिर उसने अपनी चादर में छुपाई हुई एक थैली नौजवान के हवाले कर दी और कहा, यह तुम्हारे सब्र का इनाम है। तुम बाकी इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हो। मुझे यकीन है कि दौलत पाकर भी तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। जब भी हमारा दिल चाहेगा हम तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे। जाओ, अपनी किस्मत बदल लो। आज के बाद तुम एक रिक्शे वाले नहीं बल्कि बहुत बड़े आदमी कहलाओगे। नौजवान बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगा। महापारा उसे मोहब्बत से देखती रही। फिर कहने लगी, मैंने तुम्हारे घर में रहकर बहुत कुछ सीखा। दुनिया को तुम्हारी नजरों से देखा तो एहसास हुआ कि जो चीजें इंसानों के लिए आम हैं वो हमारे लिए खास होती हैं। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी आए तो बस हमें याद कर लेना, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, अगर कभी कोई लड़की आधी रात को मदद के लिए बुलाए तो इनकार मत करना। यह कहकर महापारा मुस्कुराई और देखते ही देखते तीनों झिन्नजादियां वहां से गायब हो गईं। नौजवान ने थैली खोली तो देखा कि उसमें उसकी सोच से भी ज्यादा कीमती खजाना मौजूद था। रात के 3 बजे जब वो घर पहुंचा तो अम्मा उसके इंतजार में बैठी थी। उसने थैली उनके सामने रख दी। अम्मा हैरान रह गईं। ना जाने तुम क्या करते रहते हो, अब यह कहां से आ गया। नौजवान ने प्यार से अम्मा का हाथ थामा और कहा, अम्मा, यह सब आपका नसीब है। हमारे घर में रहने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। मैंने उसकी चंद ख्वाहिशें पूरी की तो बदले में उसने मुझे इस कीमती इनाम से नवाज दिया। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। लेकिन उसने सिर्फ अपने हालात नहीं बदले बल्कि उन नौजवानों की भी मदद करने लगा जो हालात से परेशान नजर आते। उसकी तीनों बहनें अब शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थीं। आज भी अगर सड़क किनारे कोई अकेली लड़की खड़ी नजर आती तो वो उसे घर तक छोड़कर आता। ये छोटी छोटी नेकियां ही होती हैं जो इंसान को एक दिन बड़े मुकाम पर पहुंचा देती हैं। आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो उसे उन तीनों जिन्नजादियों की हंसी सुनाई देती है। सुना है कि वो शाह हवेली आज भी सुनसान और वीरान नजर आती है, लेकिन वहां रहने वाली मखलूक किस कदर जिंदा दिल और मेहरबान थी ये सिर्फ वही जानता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल